बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 359 मुलाहज़ा फरमाएं। बैग तवील सांस खारिज करते हुए हैंड्स अप हो गया। हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं छोड़ा था। मेरे अकम में मौजूद गन बरदार ज़रा करीब आ गया। फिर उसने मुझे राइफल के निशाने पर रखते हुए जामा तलाशी ली। उसका अंदाज बड़ा सरसरी और थपथपाने वाला था। मैं समझ गया उसे किसी मोलक हथियार की तलाश थी। मेरे लिबास में ऐसी कोई शय मौजूद ना थी। चुनाचे अपनी तसल्ली करने के बाद उसने दोबारा मुझे हुक्म दिया, घूम जाओ। मैं किसी मदारी का बच्चा जमूरा नहीं था जो उसके ऐसे बेहुदा अहकाम की तामील करता। मैं तो वहाँ डिगी डिगी बजाने आया था जिसकी मखसूस आवाज पर इन सब को नाचना था। हाथ हवा में बुलंद रखते हुए मैं चश्मे जदन में घूमा, लेकिन इससे पहले मेरी व्हील किक चली। फजा में शाई की आवाज पैदा हुई और मेरे पाँव की तूफानी ज़रब ने गन बरदार की कनपट्टी पर दस्तक दी। टांग के लपेटे में उसके हाथ आ गए, लिहाजा गन उसकी ग्रिप से निकलकर बरामदे के पुख्ता फर्श पर गिरी। वो एक गैर मुतवक्के आफत की जद में आ गया था। व्हील की एक बड़ी खतरनाक और सरीउल असर ठोकर है और यकी की संभाल करते हुए थोड़ा सा आगे को झुकना पड़ता है। इससे हमलावर को यह फायदा पहुंचता है कि अगर व्हील की निशाने पर ना भी लगे तो उसकी बॉडी मद्दे मुकाबिल के अटैक से महफूज रहती है। मेरी व्हील की अपने जायज मुकाम पर लगी मुझे धमकी देने वाला सर को थाम कर पीछे उलट गया। गन उसके करीब ही गिरी और ये बात वो भी जानता था। अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर उसने गन उठाने के लिए जमीन पर पड़े पड़े एक हाथ आगे बढ़ाया। मैं इस मरले पर चौंकने वाला कहाँ था। मैंने फजा में एक नीची जंप लगाई और प्रेशर किक के अंदाज में अपना पाँव उसके हाथ पर मारा। उसके हल्क से बड़ी दर्दनाक चीख बरामद हुई। उसका हाथ गन और मेरे पाँव के बीच आ गया। वो अपने घायल हाथ को थाम कर जमीन पर लोट पोट होने लगा। मैंने झुककर कलाशनकोफ उठाई। उसी लम्हे जो भी दरवाजा खुला और वहां से दो अट्टे कट्टे अफराद नमूदार हुए। उनके हाथ खाली थे। वो अपने साथी की चीख सुनकर अफरा तफरी में उसकी खैरियत मालूम करने आ गए थे। मेरे पास तैयार कलाशनकोफ देखी तो उनके चेहरे धुआं हो गए। फिर वो हड़बड़ाकर उल्टे कदमों अंदर घुस गए। मैं अंदरूनी हिस्से में कदम रखने से पहले बरामदे के फर्श पर मौजूद तकलीफ में मुबतला शख्स की मुश्किल आसान की। ये डॉक्टरों का आजमूदा कार नुस्खा है। वो किसी भी मरीज को शदीद तकलीफ से निजात दिलाने के लिए नींद का इंजेक्शन देते हैं। मैंने भी उस शख्स को गहरी बेहोशी में पहुंचा दिया। मकसद एक ही था, बस अपने अपने तरीका कार की बात है। मुझे मुसल्ला देखकर पलटने वाले अब तक निहत्ते नहीं होंगे। उन्होंने यकीनन अंदर पहुंचते ही अपने हथियार संभाल लिए होंगे, लिहाजा मुझे ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। मैं अगले कदम के बारे में सोच रहा था कि बंगले के अंदरूनी हिस्से में पटक की आवाजें उभरी। मैं समझ गया सदफ ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। वो शेर की बच्ची इसी तरह एंट्री देती थी। मैं बंगले के साइड लेते हुए पहलू में आ गया। इस तरफ मैंने एक रोशन खिड़की देखी। सामने की बजाय उस जानिब से अंदर दाखिल होना ज्यादा मुनासिब था। मैं खिड़की का जायजा लिया। वो बंद थी और उसमें नस्ब शीशे अंदर रोशनी का पता देते थे। मैंने सबसे ऊपर वाले शीशे पर राइफल का बट मारा और रेंग कर एक तरफ निकल गया। छनाके की तेज आवाज के साथ शीशा टूटा और उसकी किरचियां दूर तक फैल गई। मैंने एक लम्हा दीवार के साथ खड़े रहकर इंतजार किया। जब खिड़की में कोई सरगर्मी नजर न आई तो मैं समझ गया इस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। शुक्र था अभी तक बंगले के अंदर किसी फायर की आवाज नहीं गूंजी थी। मैं आगे बढ़ा और टूटे हुए शीशे में से हाथ गुजार कर खिड़की खोल दी। अगले लम्हे में खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो चुका था। वो कमरा मेरी तवक्को के मुताबिक खाली था और उसका दरवाजा नींवा था। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मैं लपक कर नींवा दरवाजे के पीछे पहुंच गया। शायद कोई शीशे के टूटने का सबब जानने इस तरफ आ निकला था। बड़ी देर की थी इस मेहरबान है आते आते, मगर मैं किसी देर के मूड में नहीं था। जैसे कोई शख्स झांकने वाले अंदाज में कमरे में अंदर दाखिल हुआ, मैंने बड़ी बेदर्दी से कलाशनकोफ का बट उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो एक बेमानी सी आवाज निकालकर मुंह के बल फर्श पर गिरा। उसी लम्हे बाहर से किसी ने पुकार कर पूछा, अवैस क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं अवैस का साथी शीशे के अंदर टूटने की आवाज के बारे में इस्तफसार कर रहा था या उसके मुंह से खारिज होने वाली बेमानी सदा का पूछ रहा था। हर दो सूरत में अवैस नामी वो शख्स जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। अब यकीनी था अवैस का साथी उसकी कैफियत मालूम करने ही इधर का रुख करता। मैं कलाशन को तान कर रेड अलर्ट हो गया। अवैस के खैर ख्वाह ने कमरे में दाखिल होने की कोशिश नहीं की क्योंकि अवैस अध खुले दरवाजे के सामने जमीन बोस नजर आ रहा था। इससे पहले कि बाहर मौजूद शख्स खौफ जदा होकर भाग खड़ा होता, मैं एक झटके से दरवाजा खोलकर उसके सामने आ गया। वो इन्हीं दो अफराद में से एक था जो थोड़ी देर पहले बरामदे वाले दरवाजे में नमूदार हुए थे। उस अनुमन शख्स के हाथ में मुझे रिवॉल्वर दिखाई दिया। मुझ पर निगाह पड़ती उसने रिवॉल्वर सीधा करना चाहा, लेकिन मैंने उसे मोहलत ना दी। मैं बड़ी तेजी से हवा में उछला और एक धुआंधार घुटना उसके सीने पर रसीद कर दिया। दूसरा घुटना उसके पेट के ज़ेरी हिस्से पर पड़ा। दाव के मुकाम पर बड़ी शदीद चोट आती है और तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। वो किसी जख्मी सहराई ऊंट के मानिंद बिलबिलाया। मैंने उसी पर बस न किया और उसके चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद खौफनाक पंच जड़ दिए। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। इन्ना गुफ्तबा लम्हात में उसे रिवॉल्वर चलाने का ख्याल कहाँ से आता? उसके लिए तो सांस लेना दो बर्ख हो रहा था। मैंने उसकी थोड़ी और खातरदारी की और उसे फर्श पर लंबा लिटा दिया।
रिवॉल्वर को उठाकर मैंने पतलून की जेब में रखा और एक तवील राहदारी में दौड़ा गया। उस राहदारी का इख्तिताम एक कुशादा कमरे पर हुआ। वहां पर मैंने सद्दफ को 2 अफराद के साथ धुआंधार अंदाज में निबरदादमा देखा। एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया उसे मेरी मदद की कतन कोई जरूरत ना थी। मैं मुतमईन होकर उसका फाइटिंग स्टाइल देखने लगा। ये इत्मीनान बड़ा अर्जी साबित हुआ और मैं मुंह के बल फर्श पर आ रहा। किसी ने बड़े खौफनाक अंदाज में मुझे अकब से धक्का दिया था। वो जो कोई भी था दबे कदमों मेरे करीब पहुंचा था और मेरी गफलत से फायदा उठाकर उसने मुझे जमीन बोस कर दिया था। मैंने उठने में एक लम्हे की ताखीर ना की, लेकिन इसी दौरान में वो गैंडा मुझे अपने पिस्टल के निशाने पर रख चुका था। मैंने पलक झपकने में उसे पहचान दिया। वो दरवाजे से पलटने वाला दूसरा शख्स था। मैंने कलाशिनकोव सीधी करना चाहिए तो वो गुर्राया, नो, गन को फेंक दो वरना बिला सोचे समझे खोपड़ी में सोराख कर दूंगा। मैंने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए कलाशिनकोव दूर फेंक दिया। गन सद्दफ वाले कमरे के दरवाजे के पास जा गिरी। उसी वक्त पिस्तौल बरदार शख्स ने मुझे वार्निंग दी, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, अपने हाथ हवा में उठा दो। मैंने एक मरतबा फिर उसकी हिदायत को पूरा किया। हम एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। हमारे दरमियान वो मुश्किल 5 फुट का फासला होगा। मेरा रुख सद्दफ की तरफ था जबकि पिस्तौल बरदार शख्स की उस जानिब पुश थी। वो बड़ी चौकन्ना निगाह से मुझे देख रहा था। अचानक सद्दफ ने चीखते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को फ्रंट फ्लाइंग किक मारी। किक्स तो वो पहले भी चला रही थी, लेकिन चीख ही पहली मर्तबा थी। मेरी छठी इसने सेकंड के लाखवें हिस्से में मुझे खबर दी कि सद्दफ ने मुझे पिस्तौल के निशाने पर देख लिया है और मुझे चांस देने के लिए उसने ख्वाह मुख्वाह खल का इस्तेमाल किया है। मुझे फौरन इस मौके से फायदा उठाना था। नतीजा इस बेतवक़्क़े बरामद हुआ। अपने अकब में सद्दफ की तेज चीख सुनकर पिस्तौल बरदार एक लम्हे को ठिठका। मेरे लिए वो लम्हाती वक्फा बहुत काफी था। मैंने फ्रंट स्टेप के साथ उसके पेट में थ्रस्ट किक मारी। वो पिस्तौल समेत पीछे को लुढ़का। मैंने आगे बढ़कर उसकी तबादे शुरू कर दी। अब हम दोनों भी सद्दफ वाले कमरे ही में थे। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर दूर पड़ी कलाशिनकोव के बराबर गिर पड़ा। सद्दफ ने अपने मद्दे मुकाबलीन की ठुकाई के दौरान में मुझसे कहा, वहीदान, मैंने अपनी साइड साफ कर दिया, बस यही 2 बचे हैं, 3 को मैंने उधर लम लेट कर दिया है, तुम्हारी तरफ क्या सूरत हाल है? मैंने अपने मद्दे मुकाबिल को थ्रू बार कर जमीन पर पटका और कहा, मेरी साइड भी साफ ही समझो, जो कुछ बचा है तुम्हारे सामने है। इन लोगों को जल्द अज जल्द बेकार करके हमें बंगले की तलाशी लेना चाहिए। सद्दफ ने ब्लॉकिंग करते हुए कहा, अभी तक जिन कमरों से गुजरी हूँ वहां साइल मुझे दिखाई नहीं दी, वो मुझे भी कहीं नजर नहीं आई, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। उसी वक्त सद्दफ से पिटने वाले एक शख्स ने मौका पाकर राहदारी में दौड़ लगा दी। ये सद्दफ के हिस्से वाली राहदारी थी। वो इस मफरूर शख्स के पीछे लपकी, बड़ी सूरत से बोली, वहीदान, तुम इन्हें संभालो, मैं उस पगोड़े को मजा छिका कर आती हूँ। वो दोनों मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते थे। मैंने उनका फुलका उड़ा दिया। एक बात का मुझे अंदाजा हो गया कि इन 3 अफराद के सिवा हमारी राह में रुकावट डालने वाला और कोई शख्स बंगले में बाकी नहीं बचा था। वो साहिल और मेरे दरमियान खायल तमाम रुकावटें उठ गई थी। इस ख्याल ने मुझे सरतापा मसरूर कर दिया। मैंने हाथ पांव की नपी जची खतरनाक जरबात से अपने मुकाबिल दोनों अफराद को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो जमीन से उठकर हमारे काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो मैं उन पर लानत भेजकर उस समत बढ़ गया जिधर सद्दफ गई थी। मैं 1-2 राहदारियों में चकराया और फिर उसी कमरे में आ गया जहां से चला था। वो बंगला अजीबो गरीब तर्ज तामीर का हामिल था। एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ जैसे मैं भूल भुलैयों में आ निकला हूँ। आमतौर पर रिहाइशगाहें इस अंदाज में तामीर नहीं की जाती। अगर साहिल को इस बंगले में रखा गया था तो इसकी अहमियत भी थी। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ वही शख्स बाकी बचा था जिसके ताकुब में सद्दफ गई थी। मज़कूरा शख्स निहत्ता था। अगर वो काबू आ जाता तो उससे साहिल के बारे में मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने अपने तय तमाम मुमकिन कमरों में झांक लिया, लेकिन साहिल का कोई सुराग हाथ ना आया। मैं इस वक्त एक मशीन बना हुआ था। एक राहदारी से गुजरते हुए मुझे सद्दफ नजर आ गई। उसने मज़कूरा शख्स को जमीन पर गिरा रखा था और उसके सीने पर पांव रखे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। मैं लपक कर उसके करीब पहुंच गया। जमीन पर गिरे हुए शख्स की हालत खासी उबतर दिखाई देती थी। सद्दफ ने ईजानी लहजे में कहा, वहीदान, किसी तरह इसकी जबान खुलवाओ वरना हम साहिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने नीचे झुककर उस शख्स का जायजा लिया। वो वाकई आखिरी दमों पर था। मैंने मारपीट की बजाय उसे ऐसी जिस्मानी अजियत पहुंचाई कि तकलीफ की शिद्दत से उसका बुझता हुआ दिमाग चंद लम्हात के लिए रोशन हो गया। मैंने गिनती की लम्हात का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया और उससे इस बंगले के एक कमरे के बारे में पूछने में कामयाब हो गया। वो हम कमरा जिसमें मेरी साहिल को कैद किया गया था, मेरा वजूद इस वक्त सनसनी की आमाज का बना हुआ था। वो शख्स जिंदगी की कैद से आजाद हुआ तो हम दोनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर हमारे कदम उस मखसूस दरवाजे की तरफ उठ गए जिसे खोलने का तरीकाकार हमें मालूम हो चुका था। वो दरवाजा उसी राहदारी में वाक़ था जिधर मैंने पिस्तौल बरदार की दुर्गत बनाई थी, लेकिन उस दरवाजे की वजह कते आम दरवाजों जैसी नहीं थी। वो दीवार ही का एक हिस्सा नजर आता था, इसलिए हमारा उस तरफ पहले ध्यान नहीं किया था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ वो दरवाजा खोला और हम दोनों यके बाद दीगरे उस कमरे में दाखिल हो गए। उसी वक्त हमें हैरत के शदीद झटके से दो चार होना पड़ा। हमारे कमरे में कदम रखती दरवाजा खुद कार अंदाज में खटाक से बंद हो गया।
हम दोनों ने आंखें फैलाकर उस कमरे की हैरत अफरीनी को अपनी बसारत में उतारा। वो चिकने फर्श वाला एक खाली कमरा था जिसकी दीवारों और छत में मुख्तलिफ आईने नस्ब थे। इस कमरे के दरो दीवार में खम ही खम नजर आ रहे थे। ऐसा एक सीन मैंने ब्रूस ली की फिल्म इंटर दी ड्रैगन में देखा था। यह आईना कमरा भी उसी कमरे जैसा था। ब्रूस ली को शिकार करने के लिए फिल्म के विलन ने वो कमरा तैयार करवाया था। उसी लम्हे बर्फ की रफ्तार से एक सनसनीखेज ख्याल मेरे जहन में उभरा, क्या हमें भी शिकार कर लिया गया है? इस ख्याल के साथ ही मेरे वजूद में कसीला धुआं भरने लगा। कमोबेश यही कैफियत सद्दफ की भी थी। हमने उलझनज़दा नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर इससे पहले कि खम में से कोई कुछ बोलता, कमरे में एक मानूस आवाज उभरी। मैंने उस अबली सिफ्त शख्स की आवाज को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि CFK का रूह रवां शुएब घोरी था। वो अपनी मनूस जबान से मुझे मुखातिब करते हुए कह रहा था, वेलकम एंड वेल डन मिस्टर वजदान। मैंने चारों जानिब निगाह घुमाकर आवाज के माखज़ को खोजना चाहा, लेकिन मुझे कामयाबी ना हुई। उसी वक्त शुएब घोरी की जहरीली आवाज मेरी समाज से टकराई, कोई फायदा नहीं वजदान, तुम कुछ भी तलाश नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारे बहुत करीब मौजूद हूँ और तुम्हें देख सुन रहा हूँ। तुम अपनी तमाम सलाहियतें आजमा डालो, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगे। अगर यकीन ना आए तो ट्राई कर सकते हो। तुम चाहते क्या हो? मैंने दुरुस्ती से कहा। बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है तुमने, वो अपने मखसूस लहजे में बोला। प्यारे वजदान, मैं जो चाहता हूँ वो बता भी दूंगा, पहले जरूरी काम तो निपटा लो। जरूरी काम? मैंने बेसख्त कहा और सद्दफ की तरफ देखा। वेरी गुड, शुएब घोरी ने सराहने वाले अंदाज में कहा। तुम बड़ी जल्दी मेरी सोच तक पहुंच गए। मैंने जिस जरूरी काम का जिक्र किया है उसका तुम्हारी साथी से गहरा ताल्लुक है। बात खत्म करते उसने बेहुदा अंदाज में कहा। ये क्या बकवास है? मैं चीखा। साहिल कहाँ है? साहिल को भूल जाओ अहमक, डूबने वाले साहिल की तमन्ना ही कर सकते हैं, उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मैं तुम्हें तुम्हारी इस पिस्ता कामत साथी के हमरा शर्मनाकी के समंदर में डुबोना चाहता हूँ। उसका इशारा सद्दफ की तरफ था। मैं उसके मकसद की तह तक ना पहुंच सका। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, पता नहीं तुम क्या वाहियात बक रहे हो। पता चल जाएगा, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, वो सफाकी से बोला। मैं बात खत्म करते इस बंद हैरत अंगेज कमरे में एक मखसूस किस्म की गैस छोड़ने वाला हूँ। वो गैस तुम्हारी सांसों के साथ फेफड़ों में उतरेगी। तुम दोनों नीम गुनूदगी के आलम में पहुंच जाओगे। तुम्हारे जज्बात में तूफान उठेंगे, मुंह जोर और बेलगाम तूफान। तुम्हारे ज़हनों से हर ताल्लुक, हर रिश्ता मिट जाएगा। तुम एक दूसरे को सिर्फ एक मर्द और एक औरत की हैसियत से देखोगे। तुम्हारे जज्बात में बला का हिजान पैदा हो चुका होगा। तुम ललचाई हुई भूखी नजरों से एक दूसरे को देखोगे। फिर तुम्हारे जिस्मानी तकादे मुंह फाड़ कर चीखने लगेंगे। और मैं, उसने जरा तवक्कुफ किया, फिर उसी शैतानी अंदाज में बोला, मैं तुम दोनों की कारकर्दगी की जिंदा मूवी तैयार करूंगा। सांप को खेलने के बाद उसका जहर निकाला जाता है। मैं भी तुम्हें इस मूवी के जरिए बांझ बनाकर रख दूंगा। वजदान, तुम्हारी सारी मर्दानगी और फुर्ती खाक में मिल जाएगी। बकवास बंद करो कुत्ते। मैं हल्की पूरी ताकत से दौड़ा। शुएब घोरी की आवाज आना बंद हो गई। उसके साथ ही मैंने कमरे के अंदर एक अजीब सी बू को महसूस किया। सद्दफ भी वो बू सूंघ चुकी थी। उसने वहशत भरी नजर से मुझे देखा। मैं सटपटा कर रह गया। मैंने पूरी कुव्वत से एक दीवार पर पंच मारा। दीवार में नस्ब आईना चिटक गया। उसके साथ ही आईने में उभरने वाला मेरा अक्स भी बिगड़ गया। मैंने पलटकर बड़ी तशवीश से सद्दफ का जायजा लिया। मैं उसके चेहरे पर नजर ना टिका सका। मैंने निगाह झुका ली। वो मखसूस बूलमा बलमा बढ़ती जा रही थी। जिंदगी सांस की आमदोशुद का नाम है। हम दोनों जिंदा थे और सांस ले रहे थे। जिंदा रहने की ख्वाहिश हमें सांस लेने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन इस सांस के साथ ही खतरनाक गैस भी हमारे फेफड़ों में उतर रही थी। शुएब घोरी ने अगर इस मखसूस गैस से शर्मनाक असरात का जिक्र ना किया होता तो शायद मैं इस कदर परेशान ना होता। इन नाजुक लम्हात में मैं इंसानी नफ्सियात के हाथों का खिलौना बनकर रह गया था और वाक़ईतन मुझे महसूस होने लगा कि वो हिजान खेज गैस मेरे जज्बात को भड़का रही थी, कुछ कर गुजरने पर उकसा रही थी। फिर अगले इलमे जज्बात की तेजी से बढ़ती हुई ये शोरीदा हालत मेरे वजूद के अंदर सोए हुए जिबिल्ली तकादों को बेदार करने लगी। मैंने घबराकर अपने सर को झटका और निगाह उठाकर सद्दफ की तरफ देखा। वो भी इस वक्त बड़े आजमाइशी मराहिल से गुजर रही थी। ज़ाहिर उसकी कैफियत भी मुझसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना होगी। उसके वजूद में भी जज्बात का मुंह जोर तूफान उठ रहा होगा। जब हम दोनों एक ऐसी फजा में सांस ले रहे थे तो फिर हमारे एहसासात का धारा दो रुख कैसे हो सकता था? हम एक ही सम्त में बह रहे थे। सद्दफ ने आंखें बंद कर रखी थी। उसके दोनों हाथ सर पर थे। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो अपने अंदरून से खामोश जंग लड़ रही थी। अपने खून में पैदा होने वाले इश्तियाल को थपक थपक कर सहला रही थी। वो मुझे नहायत अच्छी लगी और अचानक मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में भर लूं। वो मेरा अटूट अंग नजर आ रही थी जिसके संग लगकर मैं अपनी तकमील कर सकता था। पता नहीं वो कैसी जादुई गैस थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी ख्वाहिश को महमीज कर रही थी। फिर मुझे खुद पर इख्तियार ना रहा और मेरे कदम खुद बखुद सद्दफ की जानिब उठने लगे। हमारे दरमियान बमुश्किल 5 फुट का फासला रहा होगा जिसे 2 सेकंड में पाटा जा सकता था, लेकिन इन हिजानी लम्हात में मुझे 2 सेकंड 2 सदियों से ज्यादा तवील नजर आ रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाई था कि बेबसी के एहसास ने मुझे होश से बेगाना कर दिया।
अगली लम्हे में मैंने कमान से निकले हुए तीर की माने दोनों बाजू वार किए और सद्दफ पर चपटा। सद्दफ ने आंखें खोल ली और बड़ी सफाई से पहलू में खिसक गई। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो बंद आंखों के पीछे से भी मुझे देख रही थी। उसका बर वक्त रद्द अमल हैरान कुन था। मैं अपनी झोंक में मुंह के बल चिकने फर्श पर जा गिरा। फ्री फॉल टेक्निक के बायस मैं किसी संगीन चोट से महफूज रहा। मेरी दोनों हथेलियों ने चिकने फर्श को बोसे दिए और बैर रोलिंग करते हुए एक तरफ निकल गया। हकम में मुझे सद्दफ की लरजती हुई आवाज सुनाई दी, तो वजदाद खुद को संभालो। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर पलकें झपकाते हुए सद्दफ की तरफ देखा। वो मुझसे चंद कदमों के फासले पर स्टांस बनाए खड़ी थी, तब उसके स्टांस में मजबूती और पुख्तगी नजर नहीं आती थी। मैंने अपनी सी कोशिश करके उसकी आंखों में झांका। सद्दफ की आंखें सुर्ख हो रही थीं। खुमार आलूद आंखों में बड़ी मानी खेज चमक देकर मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। इस शैतानी गैस ने सद्दफ को बुरी तरह मुतासर किया था। शोएब गोरी ने अपने मजमूम अज़ाइम बड़ी वजह से बयान किए थे। सद्दफ की ज़हनी कैफियत को मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता था। हम इस वक्त एक ऐसी कश्ती में सवार थे जिसके पेंदे में खतरनाक शगाफ पैदा हो गया था। अगर हमें खुद जिल्लत के समंदर से डूबने से बचाना था तो फिर इस फितना परवर गैस के असरात से निकलना था, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता। फिर मेरा दिमाग एक फैसले पर पहुंच गया। इस गैस ने हमारे अंदर उतरकर जो हिजान पैदा किया वो जिबिली तकाजों की तकमील का तकाजा कर रहा था। मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश मुजस्सम होकर रह गई और वो ये कि खर मसरत और एहतियात को बलाए ताक रखकर सद्दफ को हासिल कर लूं। आज इसे इसका ना रहने दूं, इसका सब कुछ मेरा हो जाए। इसी किस्म का शैतानी इंतशार सद्दफ के ज़हन में भी पैदा हो रहा था। मर्द की बनिस्बतन औरत ज्यादा ज़र्फ और बर्दाश्त की मालिक होती है। वो अपने मुंह और जज्बात को ज्यादा बेहतर अंदाज में लगाम डालना जानती है। सद्दफ भी खुद पर काबू पाने की कोशिश में थी और इस कोशिश में वो गोया पुल सिरा से गुजर रही थी। मेरी समझ में फौरी तौर पर यही आया कि सिजानी इंतशार से बचने के लिए हमें किसी और मसरूफियत में गर्क हो जाना चाहिए और दो फाइटर्स के लिए दुनिया की बेहतरीन तफरी मसरूफियात फाइट ही हो सकती है। उस ख्याल के साथ ही मैंने अपनी जगह से परवाज की और सद्दफ को एक फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। कोशिश इसलिए कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी ना हुई। मेरी किक में वो एक्यूरेसी नहीं थी जो मेरा खासा रही थी। ये किसी नशे में डूबे हुए शख्स का अदम दिलचस्पी से मामूर हमला था। सद्दफ बासानी एक जानिब हटकर मेरे हमले से महफूज हो गई। उसके साथ ही वो मेरे जहन तक पहुंच गई थी, क्योंकि रास्ते से हटते ही उसने एक रेयर किक मेरी कमर पर चढ़ दी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसकी फ्रंट पुश किक मेरे पेट में लगी। मैं समझ गया वो भी अपने खून में पैदा होने वाली गर्मी को किसी और महाज पर निकाल रही थी। फिर हमारे दरमियान बाकायदा फाइट शुरू हो गई। अपने ज़हनी फतूर से निजात हासिल करने के लिए ये रास्ता ही सबसे ज्यादा मौजूद था। हम बेदरीग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। तब सद्दफ की नुस्वानियत एक लम्हे के लिए भी मेरी यादाश्त से गायब ना हुई। मैं उस पर ऐसा कोई अटैक नहीं कर रहा था जो शदीद नुकसान का बायस बनता। मैं उसे कोई मोहलक चोट लगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अपनी जानो दिल मुझ पर निशावर करने वाली वो पॉकेट साइज हसीना मेरे लिए बहुत अहम थी। शोएब गोरी की शैतानी और शर्मनाक चाल से बचने के लिए हम में से कम किसी का होशमंद रहना जरूरी था। अगर हम दोनों ही अपने होशो आवाज खो बैठते तो फिर हमें हैवान बनने में एक लम्हे की ताखीर न होती। हम इस बंद आईना खाने में एक ऐसे घिनौने खेल के दो किरदार बनकर रह जाते जिसके नताइज हमारी गर्दनों को जिंदगी भर के लिए झुका कर रखते थे। हम दोनों एक दूसरे पर भरपूर हमले कर रहे थे। सद्दफ के हाथ पांव किसी मशीन के मानिंद काम कर रहे थे, मगर इस मशीन के मूड को शोएब की साजिशी चाल ने स्लो पर एडजस्ट कर दिया। हमारी वो फाइट किसी फिल्म का स्लो मोशन नजर आती थी। वो खबीस इब्ने खबीस किसी दूसरे कमरे में बैठा बगौर हमें वाच कर रहा था। अब तक हमने उसके मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए एक भी लग्जिशी कदम नहीं उठाया था। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि शोएब को हमारे एक्ट से सख्त मायूसी हो रही होगी। अगले में मुझे महसूस हुआ मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैंने अपनी जिबिली ख्वाहिश के आगे मार दाड़ का जो बंद बांध रखा था उसमें शगाफ नमूदार होना शुरू हो गए थे। शायद ये सफली गैस के मुसलसल असरात का नतीजा था कि मैं अपनी अंदरूनी हिजान के आगे बेबस नजर आने लगा। एक मरतबा फिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पूरी तरह बेदार हो गई कि सद्दफ को भुम्बोड़ कर रख दूं। इससे पहले कि ये शैतानी ख्वाहिश मुझे कहीं का ना छोड़ती, मैंने नरमी का दामन छोड़ दिया। शोएब गोरी के मुताबिक हमारी जिंदा मूवी तैयार की जा रही थी। अगर हम इसी तरह ढीली ढाली फाइट जारी रखते तो किसी भी मरहले पर हमारे कदम डगमगा सकते थे। मैंने अपनी कुव्वत इरादी को मुजतमे किया, बड़ा जारहाना अंदाज में सद्दफ पर हमले करने लगा। निदामत के एहसास से अपनी रूह को घायल करने से कहीं ज्यादा बेहतर था हम अपने जिस्मों को लहू लुहान कर लेते। सद्दफ को भी अंदाजा हो गया कि इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था, लिहाजा वो भी इस पिटने और पीटने के अमल में पूरी शदोमत के साथ शामिल होगी। अगर इज्जत को बचाना था तो एक दूसरे को जख्मी करना लाजमी था। थोड़ी देर बाद हम बुरी तरह कांपने लगे। हमारे हाथों और चेहरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी खून दिखाई देने लगा। हमने एक दूसरे को बेदरीक पीटा था। बाज़ औक़ात अपने प्यारों की भलाई के लिए उन पर हाथ भी उठाना पड़ता है,
इस नामुराद गैस से हमारे खून में शामिल होकर जो सरकशी पैदा की थी, उसके जोश में हमने अच्छी खासी मार का आराई कर ली, लेकिन अब हमारे बदन थकन से चूर हो गए थे। मजीद मुकाबले की हम में हिम्मत बाकी ना रही थी। उसी लम्हे एक तशवीशनाक एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। सतव भी परेशान नजर से मुझे तकने लगी। हमारे जिस्म थक गए थे, ताहम कमरे की फजा में मौजूद इस गैस में कोई कमी वाक़ नहीं हुई थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन तकान ज़दा लम्हात में वो नशीली गैस हमें ज्यादा आसानी से शिकार कर सकती थी। दूसरी लम्हे मेरी इन खौफनाक ख्यालात की तस्दीक हो गई। सदव जब तक बड़ी मानी खेज नजर से मुझे तके जा रही थी, उसकी आंखों में जमाने भर का नशा उतर आया था। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैं उसके सामने से ना हटा तो वो भूखी शेरनी की मानद मुझ पर झपट पड़ेगी। मैंने जरा देने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी ये सोच ही रही, अमल की सूरत इख्तियार ना कर सकी, क्योंकि उस वक्त जिस अमल के बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहा था वो किसी भी हिफाजती रद्द-ए-अमल की इजाजत नहीं देता था। इस मनूस गैस के बद असरात ने हमें हैवानियत के दायरे में धकेल दिया था। मैंने सर झटक कर उन शर्मनाक ख्यालात को अपने ज़हन से भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ये कोशिश बेसुध रही। इस वक्त जबीली तकादे खल्क के बल चिंगाड़ रहे थे। बेबसी के एहसास को फरामोश करके मैं सद्दफ पर झपट पड़ा। वो बड़ी मानी खेज मुदाफित पेश करने लगी। हिजान खेज गैस ने उसके जज्बात को भी बरांगीख्ता कर रखा था। इस मानी खेज मुदाफत में बड़ा जारहानापन था। लगता था वो मुदाफित ना हो बल्कि एक किस्म की जालिमाना खुद सपुर्दगी हो। हम हैरत अफरी कमरे के चिकने फर्श पर एक दूसरे से गुथम गुथा थे और दो वैशी जानवरों की तरह बुम्बोड़ कर एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे देन से शराफत और इंसानियत उठ गई थी, जिसकी जगह वहशत और दरिंदगी ने ले ली थी। अगर हम अपने हवास में होते तो अपने इस एक्ट पर शर्म से पानी पानी हो जाते। इस बैरन गैस ने हमें फल्क से तोड़कर जिल्लत में ला पटका था। फरदानगी और दीवानगी को सो दूर थी। इस वक्त हम अपने जज्बात के गुलाम दो हैवान थे जो एक दूसरे को नोचने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में हमारे लिबास तार तार हो रहे थे। इस वहशत में बड़ी बेगानगी और खुद गर्दी पाई जाती थी। अचानक मेरे दिमाग को एक झटका लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी कुव्वत ने पीछे खींच लिया हो, मुझे तबाही और बर्बादी से बचा लिया हो। इस दिमागी झटके के साथ ही ज़हन में तेज रोशनी का एक जमाका भी हुआ था। मेरा अंदरून मुनव्वर होकर रह गया। मैंने एक झटके से सद्दफ को पीछे धकेला और आंखें बंद कर ली। ये सब कुछ जिस कुव्वत के जेर असर हुआ था वो बिलाशुबा इस फितना अंगेज गैस से ज्यादा फाल थी। जब तो मैं शर्मनाकी के गड्ढे में गिरते गिरते बचा था। जिस तरह डूबने वाले को तिनके का सहारा भी काफी होता है, बिल्कुल उसी तरह बहकने वाले को संभलने के लिए एक इशारा बहुत होता है। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर संभलने के इस मौके से फायदा उठाया और कमरे के चिकने फर्श पर बेदम आसन जमा कर बैठ गया। सद्दो मेरा धक्का खाकर दूर तक लुढ़कती चली गई। फिर वो इस वक्त मुझे एक दीवार के करीब नजर आ रही थी और वो हैरत भरी नजर से मुझे देख रही थी। हम जिस निजामत के समंदर में गर्क होने जा रहे थे उसके पेश नजर मेरे रवैये ने सद्दफ को उलझा दिया था। हम जिस अमल से गुजरने वाले थे उसमें हम दोनों की जिबिल्ली ख्वाहिशात शामिल थी, चाहे वो किसी जालिम गैस के तफैल ही थी। मैंने सद्दफ को हैरान और परेशान छोड़ा और आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे रोशनी का एक और जमाका हुआ और मेरी बातनी आंख आग के गोले पर टिक गई। वो गोला रोशनी और हरारत का सूरज था। गोया में अंदरूनी आंख से शम्स बीनी कर रहा था। फिर बंद आंखों के अकम में खुला हुआ मंजर तुलू होने लगा। तसव्वुर और तखय्युल कंधे से कंधा मिलाकर बादी गरी में मसरूफ हो गए थे। मैंने खुद को पहाड़ की एक चोटी पर बैठते पाया। मेरी निगाह के सामने एक दूसरे पहाड़ के ऊपर वो गोला मौजूद था जिस पर मेरी नजर जमी हुई थी। मैंने अपने एहसासात की कुव्वत से उस मंजिल को पहचान लिया। वो शाओलिन टेम्पल का बैरूनी इलाका था। फिर मुझे याद आने लगा अपनी तरबियत के दौरान में मैं उस पहाड़ी पर बैठकर शम्स बीनी किया करता था। मेरे दादा उस्ताद मास्टर हैंग पाई ची की बेदारी के लिए मुझे उसी पहाड़ पर ले आते। मखसूस मशकों के इख्तिताम पर वो मुझे शम्स बीनी का दर्स देते। मास्टर के मुताबिक उभरते हुए सूरज को देखना बहुत मुफीद था। इर्तिकाद तवज्जो के लिए ये एक उम्दा मशक है। इन लम्हात में मुझे इर्तिकाद की अशद जरूरत थी। अगर मैं अपने ध्यान को एक नुक्ते पर मरकूज करने में कामयाब हो जाता तो वो शरंगेज मेरा कुछ बिगाड़ ना सकती। मेरा कुछ बिगाड़ने का मतलब था हम दोनों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। हम दोनों में से कोई एक भी संभल जाता तो शोएब गोरी की वो मजमूम साजिश नाकाम हो जाती। और मेरा ख्याल है मैं पूरी तरह समझ चुका था। मेरे तसव्वुर की निगाह सूरज पर जमी हुई थी और मैं अपने ज़हन से कुछ इस किस्म के ख्यालात को गुजार रहा था। ये सूरज बहुत मेहरबान है, ये मेरा हमदर्द दोस्त है, एक मुखलस दोस्त, ये मेरी खैर ख्वाही का ख्वाहिशमंद है। इसे ये गवारा नहीं कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। ये वफा पेशा मुझे फख्र से सर उठाकर जीते हुए देखना चाहता है, इसलिए ये मेरे तसव्वुर में उजागर हुआ है। सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में इसी तरह मदद को आया करते हैं। मैंने महसूस किया मेरे अंदर फैली हुई सेजानी कैफियत की शिद्दत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। सद्दफ की तरफ से किसी किस्म की मुदाखलत सामने नहीं आई। उसका यही मतलब था वो भी अपने भड़के हुए जज्बात को सर्द करने के लिए किसी बर्फजार में उतर गई थी। हो सकता है मेरी तरह उसे भी कुछ सूझ गया हो और वो भी इंतजार पर काबू पाने की किसी मशक में जुट गई हो।
मैंने वापस अपना ध्यान सूरज की तरफ लगा दिया और ऑटो सुजेशन खुद तरकीबी की मदद से पेश आमदा हालात से निपटने लगा। रफ्ता रफ्ता मेरे खून का आतिश फिशान ठंडा होने लगा। जज्बात के भड़कीलेपन में कमी आई तो आसाब पुरसुकून होते चले गए। हैवानी जोश व खरोश मानिंद पड़ने लगा और मैं धीरे धीरे नॉर्मल होता चला गया। मैंने इन लम्हात में खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। आहिस्ता इस कैफियत में इजाफा होने लगा। मैं तन मन से शांत हो गया। मेरा वजूद जमीन से उठने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं हवा में परवाज कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द बुलंद बाला पहाड़ सादा थे। मैं बादलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। मेरा रुख सूरज की सम था, वो सूरज जिसकी मेहरबान किरणों ने आगे बढ़कर मुझे जिल्लत के अमीर गार में गिरने से बचा लिया था। मैं उस दोस्त की रोशनी की जानिब बढ़ता चला गया। ये बढ़ना गैर इरादी और बेइख्तियारी था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरा तसव्वुर शायद उस रोशनी के ताबे था जो उसकी इमाम पर मुझे उसकी तरफ उड़ाए चला जा रहा था। उसकी ये परवाज बड़ी कैफावर और खुद फरामोशी की हालत जैसी थी। अचानक आंखों को खैरा कर देने वाला एक चमाका सा हुआ और मैं अपने होश खो बैठा। अब मुझे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और मैं भी उसी रोशनी का एक हिस्सा था, उसी आफताब का एक जर्रा था। पता नहीं सूरज मेरे वजूद में उतर आया था या मेरा वजूद ही सूरज में बिखर गया था। वो एक किंग साइज अजीबो गरीब पिंजरा था। इस पिंजरे को देखकर अजीब हुर्रियत सी महसूस होती थी। इसकी शक्ल एक आम देसी पिंजरे जैसी थी। ताहम साइज में वो एक वसीउ अरीज कमरे को शर्माता था। उसे गोलाई में तामीर किया गया था। कुशादा हाल के एक हिस्से में उस आहनी पिंजरे को एक कंक्रीटेड चबूतरे पर नस्ब किया गया था। मज़कूरा चबूतरे की ऊंचाई 3 फुट रही होगी। पिंजरे की तीलियां उस चबूतरे के अंदर गड़ी थी। लफ्ज तीलियां इस पिंजरे के शायाने शान ना था, बल्कि तीलियों के नाम पर 2 इंच मोटी आहनी सलाखें नजर आ रही थी। इस पिंजरे का कतर लगभग 20 फुट था और ऊंचाई किसी भी तौर 15 फुट से कम नहीं थी। तमाम मोटी आहनी सलाखें खास जाविये से ऊपर जाकर 15 फुट की बुलंदी पर आपस में मिल रही थी। इस तरह एक बड़ा सा गुंबद तश्कील पाता था। हर 2 सलाखों के दरमियान बमुश्किल 5 इंच का फासला था। गोया सूयत नाक पिंजरे में मुकीम शख्स सलाखों के बीच से फरार होने की कोशिश नहीं कर सकता था। पिंजरे में आमदोरफ्त के लिए एक दरवाजा भी था जो 5 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा था। वो पिंजरा चूंकि जमीन से 3 फुट की बुलंदी पर था, इसलिए उसके अंदर पहुंचने के लिए 3 स्टेप की एक आहनी सीढ़ी भी दरवाजे के सामने मौजूद थी। मज़कूरा हैरत अंगेज पिंजरा जिस हाल में मौजूद था, उसके दूसरे हिस्से में भी एक नीम बैजवी चबूतरा था जिस पर 3 कुर्सियां पहलू बा पहलू रखी हुई थी। वो कुर्सियां नहायत ही कीमती और आली शान थी, लेकिन उनकी शान बढ़ाने के लिए इस वक्त कोई भी शख्स वहां बराजमान नजर नहीं आ रहा था। वो वसी और इस खाल कमोबेश 25 ज़रब 50 फुट पैमाइश का हामिल था और मैं उस आहनी पिंजरे के ऐन वस्त में लकड़ी के एक स्टूल पर बैठा हुआ था। मेरे जिस्म पर लिबास के नाम पर सिर्फ एक शार्ट निक्कर था जो किसी रेसलर की जांगिया से गहरी मुशाबत रखता था। मेरे दोनों हाथ पुष्ट पर आहनी जकड़ में थे और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे यहाँ पहुंचाया गया था। मुझे यहाँ तक लाने वाले मुसल्ला अफराज संगीन चेहरों वाले खामोश इंसान थे। उनकी आंखों से वहशत और सफाकी टपकती थी। मैं उनके बशरों के तासरात से अंदाजा लगा लिया कि अगर मैंने जरा सी जबान भी खोली तो वो मुझे जिंदगी से गुजारने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। मैंने निस्फ दर्जन मुसल्ला अफराद के नरगे में आंख खोली थी और अपने बदन में उसी इकलौते जांगिए को पाया था। पता नहीं मैं कितने घंटे होशो आवाज से बेगाना रहा था। मुझे तो सिर्फ इतना याद था कि सदफ से कुछ तम कुछ थी और छीना झपटी के दौरान में अचानक मेरा जहन रोशनी में नहा गया था। मैं शैतानी गैस के ज़रिए असर एक शर्मनाक खेल से बाज आ गया था। अपने ज़हन को भटकने से बचाने के लिए मैंने रोशनी के उस बाखर से आंखें चार कर ली थी। तखय्युल और तसव्वुर का ये खेल मालूम नहीं कहाँ जाकर खत्म हुआ था। वाकई में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने होशो आवाज में लौटने के बाद खुद को आहनी गिरफ्त में पाया। मेरे और मेरे लिबास के साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी बेखबरी में ही हुआ था और अब ये कायमी होशो आवाज जो कुछ होने वाला था इसके बारे में कबल अज़ वक्त कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। गनबरदार अफराद ने मुझे इस पिंजरे में पहुंचाने के बाद पिंजरे को मुकफ्फल कर दिया। फिर वो खामोशी के साथ इस कुशादा हाल से निकल गए। इस हाल में आमदोशुद के सिर्फ 2 दरवाजे थे और वो 2 दरवाजे नीम बेजवी चबूतरे के दोनों पहलुओं में वाक़ थे। मेरा दिन इस वक्त बर्क रफ्तारी से सोच रहा था। उसके साथ ही मुझे हल्की सी भूख भी महसूस हुई। मैंने दोपहर में सदफ के घर लंच किया। उसके बाद बाकायदा खाना खाने की नौबत न आई थी। हम दोनों रात 10 बजे सफेद रंग के इस एक मंजिला बंगले में दाखिल हुए थे। इसके बाद के हालात एक फिल्म की मानिंद मेरे जहन की स्क्रीन से गुजर गए। फिर मेरा जहन सदफ पर स्टिल हो गया। हम दोनों एक साथ उस आईना खाने में बंद हुए थे। वहां पर जो गुजरी वो तो रही एक तरफ। तशवीशनाक बात यह थी कि अब मैं अकेला था। सदफ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं वो कहाँ रही होगी, उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया होगा। फिर सदफ के बारे में सोच ही रहा था कि हाल के दोनों दरवाजों में से एक खुल गया। खुले हुए दरवाजे में मुझे खबीसुल खबीस शैतान इब्ने शैतान शोएब गोरी नजर आया। उसके पीछे 2 मुसल्ला गार्ड थे। शोएब गोरी ने हमेशा की तरह बेदाग कीमती सूट पहन रखा था। मुझसे निगाहें मिली तो वो बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया।
फिर खामोशी से नीम बेदवी चबूतरे की तरफ बढ़ गया। दोनों गार्ड उसे कमरे में पहुंचाकर वापस चले गए और वो दरवाजा एक मरतबा फिर बंद हो गया। शोएब का तने तनहा इस वसी और अरीज खाल में मौजूद रहना उसकी बेपना कुव्वत एतमादी को जाहिर करता था। शोएब चबूतरे पर रखी 3 आलीशान कुर्सियों में से एक दरमियानी पर बैठ चुका तो बड़ी दिलचस्पी से मुझे तकने लगा। उसने मल्टी कोटेड ग्लासेस वाला नहायत ही बेश कीमत चश्मा लगा रखा था। इस चश्मे के फ्रेम की मालियत कम अज कम इतनी थी कि इस रकम से एक मुतवस कराने का 2 माह का राशन खरीदा जा सकता था। इस हाल में रोशनी का मुनासिब इंतजाम था, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही चकाचौंध थी। यूं महसूस होता था जैसे वहाँ कोई शोबिज फंक्शन होने वाला हो। शोएब के देखने के जवाब में मैं भी उसे नापसंदीदा नजर से घूरने लगा। उसी लम्हे खाल में शोएब की बारी बरकम आवाज गूंजी, मूसा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं वहीदान, खुद को कंट्रोल में रखो। सद्दफ कहाँ है? मैंने जारियाना अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने कहा ना, जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करो। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ संगीन लहरे में बोला, तुम्हारी तरफ से मामला खासे गड़बड़ हो चुके हैं। हमारी जानिब का मामला बिगाड़ोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी।